हेलो स्टूडेंट्स, 4वीं मैथ क्लासेज में आप सबका बहुत ही बहुत स्वागत। आज हम क्या कर रहे हैं कि 10th क्लासेज के वीडियो भी शूट कर रहे हैं। 10th क्लासेज की जो वीडियो है उनको भी हम डालेंगे, एक एक चैप्टर वाइज। हम सारा जो डिस्क्रिप्शन होगा सारे एक एक वाइज एक एक एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे और देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक जो अपने सारे 10th क्लास के चैप्टर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सब, और इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे जो देना चाहता हूँ कि मेरा नाम विकास चौधरी है और मैं नेट जेआरएफ 2019 में जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। और इसके साथ ही मैंने 3-4 एग्जाम भी क्वालिफाइड कर रखे हैं और फिलहाल मैं अभी शिक्षा विभाग में व्याख्याता पद गणित पर कार्यरत हूँ। आरपीएससी जो 2022-23 थी उसके अंदर राजस्थान सरकार की जो आरपीएससी थी उसमें मेरा 33वीं रैंक थी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और जो सामान्य शिक्षा की राजस्थान सरकार की सेकंड ग्रेड थी मैथ की, उसके अंदर मेरी 30वीं रैंक थी। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार की सेंस के डिपार्टमेंट की एग्जाम थी जिसमें 70 पोस्ट थी, उस पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद में एक अपनी एग्जाम और आती है जिसमें केवीएस पीजीटी और टीजीटी थी, वो भी उसी समय हुई। तो केवीएस जो पीजीटी था उसके अंदर ऑल ओबीसी के अंदर मेरी 9वीं रैंक थी। और टीजीटी में मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया था, लेकिन मैं बीएससी ऑनर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी कॉलेज या ग्रेजुएशन की हुई है, तो वहाँ पे मुझे इंटरव्यू के अंदर जो मेरे केवल ऑनर्स होने के कारण, क्योंकि 3 सब्जेक्ट नहीं होते, तो उस कारण मुझे वहाँ से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। वरना मेरा टीजीटी में भी सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि 180 में से मेरे 150 नंबर बन रहे थे और इंटरव्यू का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, कट ऑफ काफ़ी। इसी के सिमिलर मेरा पीजीटी में था, उसमें इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी के अंदर 9वीं रैंक थी। रायपुर डिवीजन जो कांकेर के यहाँ पीजीटी कांकेर है, जो सॉरी केवीएस कांकेर है, वहाँ पर अलॉट हुई थी। तो मैंने फिर राजस्थान, उसी समय मेरा राजस्थान सरकार के अंदर जो अपनी फर्स्ट ग्रेड थी उसके अंदर चयन हो चुका था, तो मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और अभी बालोतरा जिले के अंदर मैं बायतू में कार्यरत हूँ। तो ये तो अपना है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। हमने कौन कौन सी एग्जाम क्या क्या क्लियर की, ज़्यादा मायने नहीं रखता। ज़्यादा मायने तो ये रखेगा हम कैसा पढ़ाते। तो अपना जो पहला ही टॉपिक है क्लास 10th का, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक लेंगे क्लास 10th के अंदर, जो वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। या रियल नंबर्स। तो इसमें देखो, रियल नंबर के अंदर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वैसे हालांकि पिछली क्लासों में हम काफी पिटवी से देखते हैं, तो नंबर डिवीजन जो नंबर है, नंबर के ऊपर क्या क्या प्रयोग होते हैं, क्या क्या जो संक्रियाएं लगती हैं, प्रयोग तो नहीं कर सकते, संक्रियाएं कौन कौन सी है, ये सारी संक्रियाएं और इनके योग हैं। जैसे घटाव क्या होता है, आप प्राकृत संख्याओं से लेकर पढ़ना शुरू कर देते हो 6वीं क्लास से लेकर, और 9th क्लास तक आते आते आप वास्तविक संख्याओं पे पहुंच जाते हो, जिसमें परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं भी वहां आई जाती है। और अपरिमेय संख्याओं को जो संख्या रेखा पर निरूपण करना हो, ये चीजें हम वहां क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं नॉर्मली। फिर पढ़ते हैं कि फिर अब यहाँ अलग चीज है। अपने वास्तव में 10वीं में देखें इस टॉपिक के अंदर, तो 10वीं में अब यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं मुख्य तौर पर, ज्यादा वैसे बड़ा टॉपिक है नहीं। 2 टॉपिक, एक 2 ही क्वेश्चन बनते हैं देखें तो। एक तो एचसीएफ और जो एलसीएम निकालना और उसकी मदद से जो एक जो प्रयोग है, और एक होता है कि जो परिमेय संख्या है कि नहीं है इसको सिद्ध करना। तो ये 2 ही चीजें दोनों पर प्रश्नावली है कि एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, और 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है, मतलब यही कह सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा पहले डिस्क्रिप्शन में इसको ज्यादा, इसको विस्तार से समझेंगे एक बार थोड़ा सा, जब पुरानी चीजों को हम रिकॉल करते हुए एक बार पढ़ते हैं, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में संख्याएं होती क्या है, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, और अदर नंबर्स भी हम जो पढ़ रहे थे उनको भी एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, ताकि अच्छे से पता चले। डायरेक्ट तो हो जाएगा, नंबर लाना ही अपना उद्देश्य नहीं है। अपने को जो कंसेप्ट है अपने मुख्य तौर पर उनको क्लियर करना अपना मेन टारगेट होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें वापस से जो नंबरिंग सिस्टम होता है जो उसको समझना होगा। तो सबसे पहले यदि संख्याओं में देखें, तो संख्याओं में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि सबसे पहले एक संख्या आती है प्राकृत संख्या, एक आती है प्राकृत संख्याएं।
जो कि जिसे कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करेंगे, जब प्राकृत संख्याओं की बात करेंगे, तो इस नेचुरल नंबर के अंदर या प्राकृत संख्याओं में क्या होता है, या कौन सी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यदि सामान्य भाषा में देखें तो ये ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और जिसको अनंत तक लिखा जाता है। वैसे अनंत कोई नंबर होता नहीं है, लेकिन बोल देते हैं। तो प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। ये संख्याएं, यहाँ से आगे 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, इन संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। और नेचुरल नंबर को एन से प्रदर्शित किया जाता है। नेचुरल नंबर का जो संकेत होता है, जिसको डिनोट करने का तरीका होता है, डिनोट या संकेत करने का तरीका होता है, वो नेचुरल नंबर एन से प्रदर्शित किया जाता है। यदि सबसे पहली संख्याओं में यदि बात करते हैं, संख्या काफी बड़ा टॉपिक है, आप देखोगे छठी से हम पढ़ते आ रहे। फिर वहां हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं, जैसे दो संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को जोड़ें तो वापस से प्राकृत संख्या प्राप्त होती है कि नहीं होती है, एक रिजल्ट आता है। कभी भी किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ोगे तो वापस से प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। गुणा करते हैं तो भी हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, लेकिन घटाएं हमेशा तो प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त होती। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मैं 3 में से 4 घटा दिया तो -1 आया, ये भी प्राकृत थी, ये भी प्राकृत थी। एक प्राकृत संख्या में से दूसरी प्राकृत संख्याओं को घटाने पर हमेशा प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त होती, जो कि हमने यहाँ देख लिया। -1 है ही नहीं प्राकृत संख्या। केवल यहाँ तो 1 से लेकर जो सारी धनात्मक संख्याएं हैं, शुरू कहाँ से हो रही है अपनी, 1 से लेकर शुरू होती है। ये कुछ रिजल्ट आते। फिर भाग वाली भी नहीं होती, एक प्राकृत संख्या में दूसरी प्राकृत संख्या भाग देने पर वापस से जरूरी नहीं है। जैसे मैं 1 में 2 का भाग दे देता हूँ, आसान है। 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 के बाद में सीधी दूसरी 2 प्राकृत संख्या, कुछ रिजल्ट बढ़ते हैं। तो प्राकृत संख्या वास्तव में क्या है? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और वो 2 3 4 ऐसे चलती है, 5 6 सारी धनात्मक, 1 से लेकर सारी, इधर धनात्मक संख्या नहीं बोल सकता, सारी ऐसी संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे स्टेप वाइज, जिनको हम काउंट करते हैं। इसके बाद में अपने दूसरी एक संख्या और आ जाती है, जिनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जिनको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं, जिसको कहा जाता है होल नंबर। जिसको क्या कहा जाता है? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं, जिनको W से डिनोट भी किया जाता है। और इन संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? W से। अब इसमें कौन संख्या है, कौन सी संख्या आती है जिनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं? अब कहते ना एक पूर्ण संख्या है, प्रश्न में काफी बार दिया हो जाता है कि ये एक प्राकृत संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए, या ऐसे बोल दो कि 0 से शुरू होकर जो सारी धनात्मक संख्याएं इधर आएंगी, सारी धनात्मक नहीं, 0 1 2 3 4 स्टेप वाइज, ये सारी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। या मैं कह दूं प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए, 0 और शामिल कर लिया जाए, तो वो संख्या अपनी कौन सी आ जाती है? पूर्ण संख्या। थोड़ा सा हम ज्यादा नहीं देखेंगे, 10th पर सीधा फिर टॉपिक पे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें इनका नॉलेज होना चाहिए। तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर वही रिजल्ट यहाँ पे कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो वापस से पूर्ण संख्याएं हमेशा आती हैं, गुणा करने पर भी आती हैं, लेकिन वही घटाव और भाग हमेशा यहाँ भी दिक्कत करेगा, नहीं आती। इसके बाद में जब अगला हम देखते हैं, तो जब तीसरी संख्या इसमें देखेंगे तो वहां क्या देखेंगे? फिर आती है पूर्णांक संख्याएं। देखते हैं तो कि अपने 10वीं का है तो हमें थोड़ी सी संख्या पद्धति का पता होना चाहिए, और जिनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर, अब इंटीजर बोलते हैं, यहाँ जेड आएगा, इंटीजर आएगा, तो इनको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं। जब इंटीजर कौन से होते हैं वो देखो, तो ऐसी संख्याएं। अब देखो इन संख्याओं में जो हमने पूर्ण संख्याएं थी, 1 2 3 इतने, या 4 बोल दो, 5 बोल दो, यहाँ 6 ऐसे 7 के रूप में इधर संख्याएं तो थी। लेकिन अब तक हमने जो ऋणात्मक संख्याओं को शामिल नहीं किया था। तो ऋणात्मक संख्याएं जो कौन सी होती हैं, इसमें -1 है, -2 है, -2 के बाद में सीधी 3, -4 5, ऐसे सारी संख्या अनंत तक वैसे जाए तो मतलब ऐसे क्रम के रूप में। अब इसका मतलब ये है, देखो पूर्णांक संख्याओं की हम बात करते हैं तो हमें क्या समझना है कि जो 0 के इधर वाली भी और 0 के इधर वाली भी, दोनों तरफ की, लेफ्ट और राइट साइड की, एक के बाद में सीधा 2 ही आता है।
एक और दो के बीच में कोई संख्या वो पूर्णांक नहीं है। यहाँ कोमा लगाने का मतलब है 0 के बाद में सीधा 1 होता है, 1 के बाद में 2 ही, 2 के बाद में 3 ही। कोई आपको पूछे कि 1/2 पूर्णांक है क्या, तो नहीं, क्योंकि यहाँ तो 1 के बाद में 2 है, 0 के बाद में 1 है, ऐसा कोई पूर्णांक नहीं होता। तो पूर्णांक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं जनरली, सामान्य परिभाषा यही बोल चलती है कि -3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 6-7 संख्याओं को बोलते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 0 के इधर वाली भी, 0 के इधर वाली भी, स्टेप वाइज, टप्पे वाइज, 1 के बाद में सीधा टप्पा 2 पर, 2 के बाद में 3 पर, 3 के बाद में 4 पर, 4 के बाद में 5 पर, ये इधर -1, -2, -3, -4, ये सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती है, जिनको जेड या आई से, इंटीजर्स तो है तो आई से प्रदर्शित करते हैं, या इनको जेड से प्रदर्शित किया जाता है। एक शब्द होता है जेहल, जिसका अर्थ होता है संख्याएं। जहल कोई किसी एक भाषा का शब्द है, शायद ग्रीक का है, जो भी है, इससे यहाँ इसको क्या लिया गया है? जेड लिया गया है। आई और जेड दोनों तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट करते हैं। जेड नंबर आप कहो कि कहाँ से लिया गया, तो यहाँ जो पूर्णांक संख्याएं आ जाती है। अब मैं यहाँ तक इन तीनों संख्याओं को देखूं, जब हम तीनों संख्या तो पूर्णांक में मान, अब फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज आते हैं, लेकिन अपने वही बात करेंगे कि 10वीं का टॉपिक नहीं है, हमें संख्याओं को थोड़ा सा देखना है। तो देखो, हमने अभी बात की जो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर एन, एन में शामिल किया था किसको? पूर्ण संख्याओं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या भी शामिल थी, क्योंकि एक जीरो ही तो जोड़ा था, तो इससे बड़ी है ना, बड़ी कौन सी है? पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं का या होल नंबर्स का क्या है? समुच्चय। फिर क्या था इससे बड़ा? देखो यहां से लेकर देखूं तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन हमने कुछ और संख्याएं जोड़ दी, माइनस वाली भी जोड़ दी, तो क्या बना था? पूर्णांक। तो क्या बने थे? पूर्णांक संख्या। क्या बनी थी? तो ये किस में आ जाएगा? और ये क्या थे? आई। ज्यादातर जेड भी काम में लिया। इसका मतलब देखो, एन समुच्चय यदि बोले तो डब्ल्यू का, और ये किसका है? जेड का। मतलब एन डब्ल्यू से छोटा है, डब्ल्यू किससे छोटा है? जेड से। तो यदि तीनों को देखें तो प्राकृत संख्याएं आ गई अपने पास पूर्ण संख्याएं आ गई, और अपने पास पूर्णांक आ गए। अब हमने अभी बात नहीं की कुछ 0 और 1 के बीच में भी कौन सी संख्या है? 1 और 2 के बीच में भी तो संख्याएं होंगी, काफी संख्याएं। अभी तक हमने क्या बात की? देखो, अभी तक हमने केवल इतना पढ़ा है, यदि मैं देखूं कि अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि 0 से सीधा हम कहाँ गए? 1 पर, 1 से 2। यदि हम संख्या रेखा की बात करते हैं तो एक ऐसी रेखा ली जाती है जिसके एक मध्य भाग को 0 ले लिया जाता है। उसके हम बाई साइड में जो संख्या लेंगे वो ऋणात्मक संख्या लेते हैं, ये संख्या रेखा पद्धति होती है। और इसके दाई साइड वाली संख्याओं को धनात्मक लिया जाता है। तो 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, इधर ये संख्याएं आती जाएंगी। आगे और चलेगा, इधर हम ले लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे संख्याएं आती जाती। ये अपनी जो संख्याएं हैं, अब यहाँ पे देखें तो हमने अभी तक 1 से इधर वाली थी प्राकृत संख्या, 0 को और शामिल किया तो अपनी पूर्ण संख्या होगी। अब पूरी संख्या, इनको संख्याओं को शामिल कर लिया जो लिखी हुई है सारे, तो क्या हो जाएगी? पूर्णांक, इंटीजर्स। लेकिन अभी तक जो 0 और 1 के बीच में भी तो कुछ संख्याएं हैं, यहाँ बीच में संख्याएं भी तो हैं, जैसे 0.1 है, 0.12 है, 0.2 भी है, 0.3, कुछ ऐसी संख्या, मान लो 3/4 है, 1/2 जो 0.5 होता है, यदि मान, ये संख्याएं भी थी। अभी तक हमने इन संख्याओं की भी कोई चर्चा नहीं की थी। तो फिर नया क्वेश्चन आता है कि इन संख्याओं को भी तो कई नाम दिया जाए। तो 0 और 1 के बीच में भी संख्याएं, 1 और 2 के भी हैं, 2 और 3 के बीच में भी तो काफी संख्याएं स्थित है। अनंत संख्याएं होती है इनके बीच में, 0 से 1 के बीच में खूब, मतलब जिसको गिना नहीं जा सके इतनी संख्या होती है। लेकिन वो होती कौन कौन सी हैं, उन संख्याओं की बात करते हैं। तो फिर हमें संख्याओं को और ज्यादा पढ़ने की जरूरत हुई। जब और ज्यादा जरूरत हुई तो हमने क्या किया? फिर हम बात करते हैं जो प्रीमेय संख्या, फिर आती है अपनी प्रीमेय संख्या, जिनको क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। क्यू यानी होता है क्यूसोंट, जिसको इंग्लिश का वर्ड होता है क्यू, क्यूसोंट, सॉरी कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करेंगे। क्यूसोंट जिसका विभाजन होता है क्यूसेंट,
इसको लिखा जाता है। अब जिसको रेशनल नंबर बोला जाता है, उनको क्या बोलते हैं? रेशनल। तो परिमेय संख्याओं की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ एक सीधी सी परिभाषा आपने काफी बार पढ़ी है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। p बटा क्यू जहां हम लेते हैं क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके, में के रूप में व्यक्त किया जा सके। या ऐसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में हो। अब आप कहते हो कि क्यों 0 क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में 0 हो तो ये संख्या परिभाषित नहीं होती। आप जिसको अनंत बोलते हो ये परिभाषित नहीं होता, वो कोई संख्या ही नहीं है। वो क्या है? कोई संख्या ही नहीं है। इसलिए यदि वो कोई संख्या नहीं है तो उसको परिभाषित नहीं कर सकते। 0 कभी भी किसी संख्या के नीचे आता है तो वो परिभाषित नहीं होता। तो मतलब तभी हम यहाँ साथ में लिखते हैं कि क्यों कभी भी 0 नहीं होता। वे संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो जब अब देखो, अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं तो p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो सारी संख्याएं, उनको क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। जैसे 1/2, 3/4, मान लो 5/6, ये सारी। जहां p और q, एक चीज और थी, जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जहां p और q क्या है? पूर्णांक। मतलब आपको परिमेय संख्याएं पढ़नी है तो पहले पूर्णांकों का भी पता होना चाहिए। अब देखो, तो p बटा क्यू, जैसे 1/2, मान लो 3/4, 7/8। अपरिमेय संख्याओं पे भी आपने काफी चीजें पढ़ी हैं। ये सारी संख्याएं, अब इसमें सारी संख्याएं क्या है? पीछे वाली भी देखो। एक चीज मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5, यही तो होती है ना। आप कहोगे कि सर ये तो, क्या सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं क्या? आप तो कहोगे पी बटा क्यू तो नहीं है। तो देखो, 1/1 एक ही तो होता है, 2/1 है, 3/1 है, 4/4 है। कर सकते हैं ना। अब मैं और तरीके भी बहुत हैं। 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/2, 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12/4। तो देखो p/2 को p/q के रूप में व्यक्त कर दिया ना मैंने। यह सबसे सिंपल तो एक वाला ही है, 6/1। ये p है, p भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक होता है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या होती है परिमेय संख्या। फिर पूर्ण संख्या आती है, एक 0 को ही तो बताना है, पूर्ण पूर्णांकों को तो हमने बता ही दिया। तो जब 0 की बात करते हैं मैं लिख दो 0/1। देखो ऊपर 0 हो सकता है तो ये 0 ही होता है। ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, एक भी, और ये 0 ही होता है। तो इसका मतलब सारी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। ऐसे ही जो सारी अपनी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में क्या आता है? 0 1 2 3 से लेकर इधर माइनस वाले भी शामिल हो जाती हैं। तो देखो 0 तो 0, सबके बट्टा में 1 लगा दो और ये वापस से बनता तो क्या यही तो आ रहा है? -1/1, -2/1, -3/1, वापस यही तो बन रहा है। ये भी तो पूर्णांक सारी संख्याएं हैं। अब देखो ये p/q, p q दोनों पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, और मैंने कर दिया p/q के रूप में। इसका मतलब पूर्णांक अपने जो प्राकृत संख्याएं हैं, अपनी पूर्ण संख्याएं हैं, और पूर्णांक सारे परिमेय संख्याएं। तो फिर कहोगे कि तो अब देखो, तो हमने परिमेय संख्याएं कर ली कि परिमेय संख्याएं की और प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपनी छोटी क्लासों में उस पर डिस्कस नहीं करना। हमें तो इतना देखना है कि जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और पीछे वाली सारी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर आता है अपने की एक संख्या जो अभी यहाँ दिया हुआ है, और 9th में भी इसका काफी डिस्क्रिप्शन होता है। यदि मैं थोड़ी सी शांत और अशांत संख्याओं के बारे में आपको चर्चा करूंगा, पहले हम कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्या। एक संख्या और आती है
अपरिमेय संख्या, जिसको क्यूसी से व्यक्त किया जाता है, रेशनल, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर। अब जब यहां बात करते हैं कि अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं, तो इनको व्यक्त किससे किया जाता है? क्यू यानी प्रीमियर, उसका नॉन नेगेटिव बोलते हैं, क्यू डैश या क्यू सी, क्यू नोट, कुछ भी बोल दो। इन इरेशनल नंबर में देखें तो अपरिमेय संख्याएं, अब मैं यदि कहूं कि वो सारी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब जहां पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए उस रूप में, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। परिभाषा हम यही पढ़ते हैं कि जिन्हें पी बटा क्यू रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में उल्टा हो जाता है, नहीं किया जा सके, आप यही कहते हो? हाँ सर। तो अब यहां आपने याद भी कर गए, कुछ √2 है, √3 है, √5, एक पाई आता है, जिसको फिर परिभाषित भी कर दिया गया था कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। फिर एक संख्या और लिखता हूं, उस पर हम चर्चा फिर करेंगे, अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ऐसे कुछ संख्या चल रही है। दशमलव संख्याएं, कौन सी दशमलव संख्याएं होती हैं? वो अपरिमेय संख्याओं में भी आती है। ये 9th में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो। अंडरूट के अंदर आप कहोगे इसको कैसे भी लिखो, √2/1 लिखो, लेकिन दोनों पूर्णांक होने चाहिए, जबकि हमने √2 कहीं नहीं पढ़ा कि पूर्णांक होता है। बिना अंडरूट की वाली होती है 1 2 3, -1 2 3। इसका मतलब ये पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती। हाँ, एक चीज याद रखना, कोई को पूछ ले आपको √4 है कि परिमेय है या अपरिमेय है, छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कोई पूछ सकता है, तो ये परिमेय है, क्योंकि इसके अंदर यदि पूर्ण वर्ग है तो ये तो 2 बन गया, 2 है तो 2/1, और 2 संख्या है तो पूर्ण। तो यहाँ जो संख्या है इसमें लिखूं मैं √x, जहां x क्या नहीं होना चाहिए? पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग। जैसे √16, √25, √9, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि √16 4 हो जाता है, लेकिन √2 का कोई पूर्ण संख्या वर्ग ही नहीं बनती। एक पॉइंट वो अप्रोक्स लगाते हैं, तो वहां से कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं, पहले दशमलव संख्याएं थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज होना चाहिए हमें। तो कौन सी संख्याएं होती हैं, यदि वास्तविकता में देखें तो ये नंबरिंग सिस्टम वाला अपने यहाँ जो नहीं आता काम में, पर फिर भी हमें यहाँ प्रूव करना है अपने इस 10वीं में कि पी बटा क्यों है वो क्या होती है? परिमेय संख्याएं। इनको प्रूव करना है कि √2, √3, √5 है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या बाद में देखेंगे। तो देखो, कुछ दशमलव संख्याओं को थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सारी दशमलव संख्याएं, 3 प्रकार की दशमलव संख्याएं होती हैं, उनमें से कौन सी परिमेय होती है और कौन सी अपरिमेय होती है, वो देखना है मुख्य तौर से। क्योंकि देखो पी बटा क्यों होता है ना, तो इसमें डिविडेंड, हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0.5 आता है, दशमलव संख्याओं में बदल जाता है, और 0.5 वापस इसको दशमलव उठाते हैं तो 1/2 बन जाता है। तो बात तो सीधी तौर पर वही है ना, कि 0 और, अब देखो 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में दशमलव वाली संख्याएं तो आएंगी, 1.1, 1.2, 1.3, तो इसके आगे ये पूर्ण दशमलव वाली संख्या है। तो कैसे पता चलेगा कि 1.1 तो परिमेय है और 1.10, 100 ये संख्या परिमेय है कि नहीं? इसमें तो वो सारी आ जाएंगी, देखो एक संख्या यहाँ ये भी मिलेगी, ऐसे करके एक संख्या ये भी मिलेगी रिपीट वाली, एक संख्या ऐसी भी मिल सकती है, 3 प्रकार की कुछ संख्याएं मिल सकती हैं, जिनको अब इनमें से वापस इसको बदलें दशमलव को, तो वो परिमेय है कि नहीं है, या दशमलव को वापस बदलें तो कौन सी नहीं होती, कौन सी होती है, दोनों चीजें में भाग दे के देखते हो तो कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखो, दशमलव संख्याओं से हम देखते हैं, दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होंगी, वैसे अंकों के आधार भाग देते हैं, तो वैसे नहीं कि प्रकार निकालो। एक तो होती है शांत, डेसिमल बोलते हैं जिनको, साथ में इंग्लिश ही थोड़ी सी लिख लेते, और एक होती है अशांत। अशांत, शांत में तीसरा आता है
एक तो होते हैं जिनको टर्मिनेटिंग, क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा सा यहाँ चर्चा, आपको पता तो रहे कि कौन सी संख्या है कि नहीं है। टर्मिनेटिंग मतलब कि वो दशमलव जिसके एक बार अवधि आ जाए तो अंत होता है, दशमलव के आगे कुछ निश्चित संख्याएं पाई जाती है। जैसे 1.1 दशमलव के बाद में कुछ निश्चित ही संख्याएं हैं, है ना, 1.1112 चार ही संख्या है, कुछ निश्चित है, इसका मतलब इस दशमलव के आगे संख्याओं को टर्मिनेट हो रहा है, अंत हो रहा है, तो इनको कहते हैं शांत दशमलव। जब शांत दशमलव है तो वो सारी, देखो दो प्रकार के होंगे दशमलव के आगे, दशमलव के आगे कुल संख्याएं अनंत भी हो सकती हैं, जैसे 1/3 है, भाग देते जो 0.3333 ऐसे आता जाएगा, कितना ही दे दो कभी अंत नहीं होगा, ये होती है नॉन टर्मिनेट, कभी अंत नहीं होगा। ये क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, मतलब पूरा इनका, अब 1/2 है, भाग देते हो 0.5 आता है, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है, शांत हो गई से समय, ये अशांत है मतलब रुकेगी नहीं कभी, अशांति करने वाले लोग होते हैं ना जो रुकते नहीं, वैसे यहाँ हम थोड़ा सा देखते हैं दो प्रकार की संख्या। तो शांत संख्याएं हैं, तो मैं कहता हूँ कितनी हो, जैसे 10 है आगे, ये 10 बार है बस, 3 3 6 2 8 बार, तो इसको दशमलव उठा दो, 8 दशमलव थे तो 8 जीरो लगा दो, 3 3 6 2 8, ये हो गई, ये पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त हुई कि नहीं हुई, आपको हो गई। तो इसका मतलब सारी जो टर्मिनेटिंग वाली नंबर होते हैं, शांत दशमलव होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, प्रीमेय संख्याएं, क्या होती हैं। ये 10वीं में मैं ये नहीं कहता कि याद करो, याद हमें नंबरिंग सिस्टम के आधार से जो नंबर लाने हैं उस आधार से हमें वो चीजें देखनी है, लेकिन हमें थोड़ा पता होना चाहिए कौन सी होती है। फिर अशांत संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, थोड़ा सा ब्रीफली देख रहे हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, अपना मुख्य टॉपिक होगा, उस पर हम और ज्यादा आराम से इसमें फिर दो प्रकार के आते, बस बता रहा हूँ कि क्योंकि क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं यहाँ पहुंचा जाए, लेकिन आप जब एनवीएस और केवीएस की कभी तैयारी करते हो नवोदय विद्यालयों में, छोटे छोटे स्कूलों, आगे नॉलेज जब ब्रीफ करना हो, कभी कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, ये अपने यहाँ सब किस चीज में काम आता है, थर्ड ग्रेड की एग्जाम में भी यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं होता। तो देखो इसमें क्या होता है, जब देखें तो दो प्रकार की होती है, एक तो क्या होती है रिपीटिंग रिकरिंग होती है, जो कि क्या बोल सकते हैं कि पुनरावर्त दशमलव, पुनरावर्त आसान, जैसे 3 3 3 पुनरावर्त हो रहा है अनंत टाइम तक, 3 3 ही आ रहा है। एक नॉन रिकरिंग अपुनरावर्त अनावर्त, एक तो जिनको आवर्त बोल सकते हो और इनको बोल सकते हो आवर्त, आवर्त अशांत, हाँ, और एक है अनावर्त अशांत, मतलब इनमें भी जो अशांत है, आवर्त मतलब जिनकी आवर्ती हो रही है बार बार, यह हो सकता है 1.10 10 10 10, इसकी आवर्ती कहाँ किसकी हो रही है, 10 की आवर्ती, यह हो सकता है 100, यह हो सकता है 321 321 321, मान लो ये सारी संख्याएं जिनमें किन्हीं फिक्स सीमित संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, बार बार यही आ रहा है, ये होती है आवर्त शाम। एक होती है अनावर्त, जैसे एक बार तो 10 आ गया, बाद में 100 गया, बाद में 1000 आ गया, बाद में लाख आ गया, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं हो रही, एक बार 11, फिर 3 बार 2, फिर एक 3 बार 1, मतलब जिनकी हम कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही ना, 11 बार बार थोड़ी आ रहा है, ये होती है अनावर्त, ऐसा भी आता है यहाँ से। तो कौन से दशमलव होते हैं, ये वापस से हमने सीखा है कि 0.3 होता है, इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना होता है, तो 1 0 0 3 3 होता है, तो 1/3 होता है, ये 4/3 होता है, वापस से बदला जा सकता है, 4/3 यही आता है। एक तो उदाहरण याद रख लो, इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 4/3 बराबर देखो बार बार आवर्त अशांत है, रिकरिंग नंबर बोलते हैं यहाँ से इनको,
रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इतना ही लिख देता हूं। इनको बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी होती है। तो एक तो जो टर्मिनेटिंग वाली होती है शांत होती है, वो भी होती है। एक आवर्त अशांत होती है, वो भी क्या होती है, पी बटा के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देख लो 1.333 को 4/3 सबको बदला जा सकता है। आपको 8वीं 9वीं में सिखाया जाता है, हम यहाँ इस पर ज्यादा सिखाने पर एक बार नहीं, हम तो देख रहे हैं बेसिक चीज। दूसरी चीज, ये संख्याएं जो आवर्त भी नहीं हो रही और अशांत भी है और अंत भी नहीं हो रहा, ये संख्याएं होती है अपरिमेय। क्यों? आप √2 का वर्गमूल निकालते हो तो वो कुछ ऐसे ही मिलेगा आपको। पाई का मान निकालते हो कभी रिपीट नहीं होता, जिसको 22/7 तो अप्रोक्स लिया जाता है, जबकि वास्तविक पाई का नाम रिपीट नहीं होगा। √2 निकालो, √3 निकालो, √5 निकालो, इनके मान जब वर्गमूल विधि से निकालते हैं तो कभी अंत नहीं होता और वो रिपीट भी नहीं होता। ये सारी संख्याएं तो अनावर्त होती है ना, ये सारी संख्या। अब देखो तो दो चीजें आ गई। तो प्रीमिय संख्याएं कौन सी होती हैं? एक तो क्या होता है कि टर्मिनेटिंग शांत वाली, देखो यहाँ हिंदी में लिख देता हूं शांत, और एक कौन सी, आवर्त शांत, आवर्त अशांत। टर्मिनेटिंग वाली एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाली, इतना स्पेलिंग पहले। जबकि एप्री में एक ही चीज आती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब अनावर्त अशांत। ये तो थोड़ा सा बेसिक। अनावर्त अशांत तो होती है एप्री में, दशमलव में, और ये क्या होती है, परी में। समझे? एक परी में है और एक क्या है एप्री। ये दशमलव संख्याओं के ऊपर भी चर्चा करें और वापस से वैसे आए तो बात यही है, तो जिनको पी बटा के रूप में, इसका मतलब नॉन रिकरिंग और जो मतलब शांत संख्याएं हैं और आवर्त शांत है, उनको पी बटा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहां तक तो हमने पढ़ा है थोड़ा सा बेसिक इस टॉपिक में कि कौन सी संख्या है, कौन सी को परिमेय कहते हैं। एक चीज और यहाँ पे साथ में देख लेते हैं। अब आता है वास्तविक संख्या। देखो मैंने लिखा था लाइन पर व्यक्त करता हूं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब इनके मध्य जितनी भी संख्या है ना, ये या तो क्या है, टर्मिनेट दशमलव वाली है, यह क्या है, अशांत है। अशांत है तो दोनों प्रकार की भी मिलेंगी। तो इनके बीच में सारी संख्याएं हैं, प्रीमेय भी है, अप्रीमेय भी है। 0 से 1 से 2 के बीच में एक भी प्रीमेय, 2 के बीच में सारी प्रीमेय। तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिनको आर से प्रदर्शित किया था, ये क्या होती हैं, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं का योग। मतलब कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या। इसका मतलब इस नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं है ना, वो सारी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। हर किसी भी बिंदु पर अंगुली टेको, मान लो ये टेका कि कुछ ना कुछ तो आएगा 1 पॉइंट दशमलव में, तो ये आएगा या तो प्रीमेय या अप्रीमेय। तो पक्का वो क्या है, क्योंकि इन दोनों को मिलकर वास्तविक संख्याएं बनी है। तो इस लाइन पर, रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वास्तविक रेखा, खींची जाती है। वास्तविक संख्या रेखा, जिसको रियल नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, ये होता है। तो वास्तविक संख्याएं किन से मिलकर बनी होती हैं, प्रीमेय क्या होती हैं, छोटा छोटा हमने इसका डिस्क्रिप्शन आज देखा है। अब आगे हम चर्चा करेंगे अपनी जो टॉपिक है उसके ऊपर, जो 10वीं का भी है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर परीक्षाओं में अपने आगे काम में आता है। तब तक के लिए शुक्रिया, अगली क्लास में देखते हैं।